हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो हम पढ़ रहे थे 11th की बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 18। आज कलर चेंज करते हैं। कौन सा कलर लें? चलो, कौन सा चैप्टर चल रहा था ना? कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे हृदय चक्र तक। मानव परिसंचरण के बारे में हमने पढ़ लिया था, हृदय के बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। आज बढ़ते हैं हृदय चक्र कि हृदय काम कैसे करता है या इसका पूरे साइकिल कैसे काम करते हैं, वो सारी इसके बातें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और फिर द्विसंचरण, फुफ्फुस सिरा धमनी, ये हमने वगैरह पढ़ लिया था। विकृतियां बस थोड़ा बहुत है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है और प्रयास करते हैं आज इसको कंप्लीट करने का। चलिए, हृदय चक्र। हृदय कैसे काम करता है इस पर बात करते हैं। हमारा जो हृदय है वो कैसे काम करता है इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आओ हम जानिए। प्रारंभ में माना जाता है कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है। इस बात का मतलब यह है कि अभी वैसे वास्तव में तो ऐसा होता ही नहीं है कि हृदय शिथिल अवस्था में हो। वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है कि हृदय शिथिल अवस्था में हो, कि चारों रिलैक्स मोड पे हो। लेकिन अपने स्टडी के लिए इसको मानते हैं कि एक बार क्षणिक समय के लिए या एक बार हम इसको पूरा अध्ययन करने के लिए, शुरू से लेकर एंड तक अध्ययन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हृदय के जो चारों कोष्ठ हैं, यानी कि दो अलिंद और दो आपके नीले, वो चारों के चारों क्या है? शिथिल अवस्था में है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। अर्थात हृदय अनुशिथिलिन अवस्था में है। और हृदय की इस अवस्था को क्या बोला जाता है? अनुशिथिलन। जिस अवस्था में हृदय के चारों कोष जो होते हैं वो शिथिल अवस्था में होते हैं, उसे बोला जाता है हृदय का अनुशिथिलन अवस्था। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है। इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं। ये क्वेश्चन और बन गया कि हृदय की अनुशिथिलन अवस्था में त्रिवलन कपाट, कल मैंने आपको बताए थे ये वाले, और द्विवलन कपाट यानी कि ये वाले। त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट हैं वो खुले रहते हैं, जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः बाएं व दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं व दाएं नीले में पहुंचता है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है? फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से क्रमशः, यानी कि फुफ्फुस शिरा यहां पर होती है आपकी फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। अब वैसे मैंने आपको बताया था कि जो रक्त धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त का वहन करती हैं और जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक मात्र फुफ्फुस शिरा ऐसी है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है, यानी कि इसमें आएगा कौन सा? शुद्ध रक्त। कौन से अलिंद में? यहाँ पर देखो तो आप कह सकोगे बाएं अलिंद में। बायां अलिंद, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, इसको मिटाते हैं एक बार। ये वाले भाग में, इस वाले भाग में शुद्ध रक्त, उसके बाद में इससे आएगी महाशिरा। कौन सी? महाशिरा। इससे भी शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा से बाएं व दाएं रक्त में होता हुआ नीले में पहुंचता है। और यहां से रक्त कहां पे पहुंच गया? नीले में पहुंचता है। अर्थात अर्धचंद्राकार पट्टिका इस अवस्था में बंद रहती है। कौन सी? अर्धचंद्राकार पट्टिकाएं होती हैं वो इस अवस्था में बंद रहती हैं। अब शिरा अलिंद पर्व यानी कि SAN नोड क्रिया विभव पैदा करता है, जो दोनों अलिंदों को प्रेरित अलिंद प्रकुंचन के लिए पैदा करता है। अब ये कपाट भी खुले हैं। अब क्या होता है कि जो SA नोड होता है, SA नोड यानी कि शिरा अलिंद पर्व होता है, वो क्या करता है? इसमें प्रकुंचन पैदा करता है, यानी कि इसको सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ये सिकुड़ेगा तो इस क्रिया से हृदय का प्रवाह नीले से लगभग 30% से बढ़ जाता है। ध्यान से देखो, पहले तो कपाट खुले हैं तो जितना नॉर्मली ब्लड आना चाहिए था वो आ गया। अब ये प्रकुंचन के द्वारा, यानी कि जब नीले सिकुड़ेगा तो जो बचा खुचा रक्त होगा वो भी नीले में आ जाएगा। वो भी नीले में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इधर से दोनों तरफ यही सेम चीज होगी। नीले में क्रिया विभव का संचलन अलिंद नीले क्रिया तथा अलिंद नीले बंडल द्वारा होता है, जहां से हिंज के बंडल इसे नीले पेशी संन्यास तक पहुंचाता है। अब यहां तक पहुंच गया है रक्त, इसका नीले पेशियों में संकुचन होता था, नीले प्रकुंचन, इसमें अलिंद विश्राम अवस्था में आ जाते हैं। अब क्या होता है? अब जो हिंज बंडल होते हैं, जो नीले बंडल होते हैं, इसकी वजह से ये संकुचन पैदा करते हैं, तो ये तो शिथिल अवस्था में आ जाएगा। पहले तो ये इस तरह से अलिंद था जो सिकड़ा हुआ था, लेकिन अब ये सिकुड़ेगा, नीले सिकुड़ेगा तो ये नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा।
और ये कपाट हो जाएंगे बंद दोनों। इसे अलिंद का अनुशीतलन कहते हैं, यानी कि अलिंद होगा वापस रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, क्योंकि रक्त अलिंद से कहां पर पहुंच गया, संपूर्ण रक्त नीले में पहुंच गया, तो ये अब रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। जो अलिंद प्रंकुचन साथ साथ होता है नीले प्रंकुचन, नीले दाब बढ़ जाता है, जिससे त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट होते हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी कि रक्त वापस यहां पर नहीं जा पाएगा, रक्त ऊपर की तरफ वापस नहीं जा पाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट होते हैं वो अलिंद से रक्त को नीले में तो आने देते हैं, लेकिन नीले से रक्त को अलिंद में नहीं जाने देते। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अतः रक्त विपरीत दिशा में अर्थात अलिंद में नहीं जा पाता, इसे नीले दाब बढ़ता है और फुफ्फुस धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होती हैं। अब फुफ्फुस धमनी दाईं तरफ होती हैं और महाधमनी होती है वो बाईं तरफ होती हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया तो ये धमनियां अब खुल जाएंगी, यानी कि यहां से जो धमनियां हैं वो दोनों धमनियां खुल जाएंगी और रक्त इन धमनियों में आ जाएगा। रक्त इन धमनियों में होता हुआ प्रसंचरण मार्ग में चला जाएगा। नीले अब शिथिल हो जाते हैं तथा इसे नीले अनुशीतलन कहते हैं, और जैसे ही रक्त इसमें धमनियों में चला जाएगा तो नीले भी शिथिलन हो जाएंगे। इस तरह नीले का दाब कम हो जाता है, इसे अर्धचंद्राकार पट्टिकाएं होती हैं वो बंद हो जाती हैं, रक्त का विपरीत प्रभाव भी नीले में नहीं होता। अब यहाँ पर अर्धचंद्राकार पट्टिकाएं होती हैं, वो भी अर्धचंद्राकार पट्टिकाएं होती हैं, वो वापस रक्त को नीले में जाने नहीं देती, वापस रक्त में नीले को जाने नहीं देती हैं। नीले दाब और कम होता है, आलिंद में रक्त का प्रवाह दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट पुनः खुल जाते हैं। आलिंद अतः वापस फिर वही साइकिल घूम रहा है, आलिंद में रक्त का प्रवाह दाब अधिक होने से त्रिवलनी व द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह आलिंद में पुनः नीले में शुरू हो जाता है, यानी कि ये स्टेप दोबारा से लगातार पुनः शुरू हो जाता है। नीले तथा आलिंद एक बार पुनः जैसा ऊपर लिखा गया है शिथिला अवस्था में चले जाते हैं। जो आपके शिरा आलिंद पर्व होते हैं, ऐसे नोड होता है, पुनः क्रिया विभव पैदा करती है और उपरोक्त वर्णित से सारी क्रियाएं दोहराती हैं। इस प्रक्रिया का लगातार चलती रहती है, यानी कि ये लगातार है जो स्टेप चलता रहता है। दोबारा देखिए, अभी इस पूरी कहानी में इसने क्या बोला है, मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। इसने बोला है कि मान लीजिए आपके जो चारों के चारों हैं कोष्ठ वो शिथिल अवस्था में है, यहां से रक्त आता है, यहां से आता है, दोनों रक्त इसमें आते हैं, फिर ये तीनों खुले रहते हैं, रक्त यहां से नीले में। अब यहां पर पड़ता है प्रेशर, यहां पर भी प्रेशर, तो ये संकुचन हो जाता है और इनमें संपूर्ण रक्त भर जाता है। अब ये शिथिल हो जाते हैं, ये कपाट बंद हो जाते हैं। अब इन नीलों में प्रेशर बढ़ जाता है, इस प्रेशर की वजह से अर्धचंद्रा कपाट है वो खुल जाते हैं और रक्त है वो वाहिकाओं में परिसंचरण के लिए चला जाता है। बाद में ये कपाट भी बंद हो जाते हैं ताकि रक्त वापस न जा पाए, और यह प्रक्रिया है वो लगातार दोहराई जाती है या लगातार चलती रहती है। ये था हमारा हृदय चक्र। अब कुछ एक दो बातें और है जहां से सिंगल लाइन क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, वो मैं आपको और बता देता हूं। एक हृदय स्पंदन के आरंभ होने से दूसरे के आरंभ के संपूर्ण हृदय स्पंदन होने के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं, यानी कि एक साइकिल पूरा होता है उसे ही हृदय चक्र कहते हैं। तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों लिंगों प्रकुंचन व अनुशीतलन सम्मिलित होता है। तो इस प्रक्रिया में अलिंद का संकुचन और अनुशीतलन, फिर निलयों का संकुचन और निलय का अनुशीतलन पूर्ण सम्मिलित होता है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, यानी कि जो हमने साइकिल पढ़ा है ना पूरा का पूरा, वो 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है, यानी कि हृदय चक्र एक चक्र को, हृदय के एक चक्र को पूरा करने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, 1 सेकंड से भी कम। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और यह समय पूछा जाता है कि हृदय चक्र में कितना समय लगता है, हृदय चक्र में कितना समय लगता है। प्रत्येक हृदय चक्र में नीले 70 ml रक्त पंप करता है। कितना पंप करता है? 70 ml। एक चक्र में हृदय कितना पंप करता है? देखो, एक चक्र में कितना हृदय पंप किया जाता है? 70 ml। ठीक है, तो 72 चक्र में कितना किया जाएगा? करो कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 749, 490 और 7 दूनी 14, 140, 9 4 13 और 5 6, 630 ml लगभग आपका ये रक्त पंप है वो, इसे रक्त प्रवाह कहते हैं। इसे रक्त प्रवाह
आयतन का प्रवाह द्रव्यों करने पर हृदय निकास निकाला जा सकता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक नीले रक्त की मात्रा के प्रति मिनट बाहर निकलने की क्षमता 120 मिनट में औसतन 5000 ml होती है, यानी कि लगभग औसतन में 5000 के करीब होती है। हमने ज्यादा निकाल दी है, देख लेना कैलकुलेशन करके, मुझे मैथ थोड़ा कम आती है, इतनी बन रही है। ठीक है, याद रखना है कितना, 5 लीटर 1 मिनट में जो हृदय होता है वो हृदय चक्र, यानी कि हृदय से 1 मिनट में लगभग 5 लीटर के करीब है जो आपका ब्लड होता है वो गुजरता है। आयतन हृदय को दर बदलने की क्षमता रखते हैं, इसे हृदय निकास भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी धावकों को हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। अब इसने बोला है कि आप इसे बदल भी सकते हो, यानी कि जो हृदय निकास की दर है वो कम ज्यादा भी हो सकती है। अब कम ज्यादा होने का रीजन ये बोलना चाहता है, सॉरी मैंने कल 50 140 50, ठीक है 7, बिल्कुल सही है, 63 तो नहीं आएगा ये, 140 5 और 0 4 9 4 13, ठीक है, लगभग आपका ये आएगा 5000 के करीब ही आएगा, भाई जोड़ देना 5040 ml, ठीक है। 5040 ml है वो ब्लड हृदय से पंप किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये आप निकाल लेना कैलकुलेशन करके, 5000 ही आएगा। अब इसने ये बात पर गौर करो आप, उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी और धावक का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है, बिल्कुल भाई। इसका मतलब ये है कि जब आप चाहे तो आप खिलाड़ी हो, चाहे आप दौड़ लगाने का काम कर रहे हो, तो उस टाइम जो आपकी हृदय की दर होती है, जो हृदय के धड़कने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल से 72 से ज्यादा हो जाती है। अब 72 से ज्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है रक्त का ट्रांसफर भी ज्यादा होगा। एक हृदय चक्र के दौरान महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है, ये भी आप सुन सकते हो। हृदय ध्वनि सुनने का कौन सा यंत्र होता है, तो वो होता है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर के पास आपने देखे होंगे, जो डॉक्टर कानों में ईयरफोन लगाते हैं, फिर आपके यहाँ पे ऐसे रख के वो चेक करते हैं ना, इस तरह से वाला, वो स्टेथोस्कोप होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि हृदय धड़कन किससे सुनी जाती है, तो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। प्रथम ध्वनि लब त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि डब अर्थात अर्धचंद्र बंद होने से संबंधित है। लो भाई ये याद रखना है कि हृदय की ध्वनि क्या होती है, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हृदय की ध्वनि क्या है, तो हम बोलते हैं कि धक धक करता है हृदय, अरे धक धक नहीं होता, वो लब डब होता है। तो जो लब की ध्वनि आती है वो त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट के बंद होने से आती है, और जो डब की आती है वो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से आती है। ये आपको याद रखना है, लब डब लब डब लब डब, ये जो ध्वनि होती है वो लब डब होती है, हृदय के धड़कने की ध्वनि, ठीक है। चलिए अब है विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका होता है ईसीजी। ये होता है आपका ईसीजी। ईसीजी से एक ही क्वेश्चन बनता है कि ईसीजी का पूरा नाम बताइए, ईसीजी का पूरा नाम बताइए। तो आप अस्पताल में जाते हो, कभी हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहां पर आप ईसीजी करवाया जाता है, तो आपको एक पूरा मतलब ईसीजी का पूरा ग्राफ दिया जाता है, जिसमें लगभग 72 ग्राफ होते हैं, इससे 72 ग्राफ होते हैं। और आपको इस ग्राफ को देखकर ही आपके हृदय की जो धड़कने की जो प्रोसेस है वो सारी की सारी आपको समझाई जाती है, भी हाँ आपके हृदय में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस ग्राफ के द्वारा ही। आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के दृश्य से परिचित होंगे, जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयघात के कारण निगरानी मशीन पर रखा जाता है, तब आप पीप 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 और पीप पीप की आवाज सुन सकते हैं। फिल्मों में देखा होगा, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि आपको ये रियल में ग्राफ देखना पड़े, ठीक है, लेकिन आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, तो वहां पर वे आवाज आती रहती है, तो वो इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की होती है। इस तरह मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र का विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। ईसीजी क्या होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है उसके हृदय की जो धड़कन है उसको बताता है कि उसका चक्र, हृदय चक्र है वो कैसा चल रहा है, इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं। प्राप्त करने के लिए मानसिक मशीन 3 विद्युत लीड दोनों कलाइयां और बाईं ओर की एडी से जोड़कर लगातार निगरानी करते समय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जब ईसीजी मशीन आईसीजी करते हैं तो रोगी के दोनों हाथों से यहाँ पर कलाइयों पे इस तरह से चिमटे से लगा देते हैं। वो देखना, कभी कभी मौका मिला तो आपको ईसीजी करना दिखाऊंगा, ठीक है। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है।
कुछ तारों को सीने से जोड़ा जाता है, कुछ को यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ पैरों से, इस तरह से पूरा इसको बंदे को ट्रीट किया जाता है। ईसीजी के प्रत्येक तरंग को P से T तक होता है, यानी कि P, Q, R, S और T। ये इतने इसमें मानक ग्राफ होते हैं जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। P तरंग को अलिंद के उद्दीपन, P क्या करता है? अलिंद का उद्दीपन, अलिंद का उद्दीपन। उसके बाद में जिससे दोनों अलिंदों का संकोचन होता है, जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है, यानी कि P में क्या होता है? अलिंदों का उद्दीपन होता है, जिससे अलिंद आपको संकुचित दिखाई देते हैं कि अलिंद संकुचित हो रहे हैं। फिर Q, R, S, Q और R और S ये तीनों सम्मिश्र निलय के अवध्रुवण को प्रस्तुत, निलय का अवध्रुवण, निलय का अवध्रुवण, निलय का अवध्रुवण को प्रस्तुत कर, जो निलय के संकोचन को शुरू करता है। संकोचन क्यों तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है? यहां से शुरू होता है, तुरंत बाद निलय का संकोचन, निलय संकुंचन। फिर जो प्रकुंचन सिस्टोल द्वारा शुरू होता है, टी तरंग निलय का उत्तेजना सामान्य अवस्था में वापस ला। टी क्या करता है? निलय को उत्तेजना से सामान्य अवस्था, निलय की सामान्य अवस्था, निलय की सामान्य अवस्था में लाने का ये काम होता है टी का, सामान्य अवस्था में वापस लाने के लिए प्रेरित करता है। टी तरंग प्रकुंचन अवस्था को सम्मिलित घोतक, समाप्ति का घोतक है। टी क्या है? प्रकुंचन की समाप्ति का अपने को ज्ञान बताता है। स्पष्टता, एक निश्चित समय में क्यू आर सम्मिश्र संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन की दर भी निकाली जा सकती है, जबकि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी की संरचना व आकृति सामान्य होती है। इसी आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असमानता बीमारी को इंगित करता है। इसी चिकित्सा महत्वपूर्ण ज्यादा है, यानी कि ये कह रहा है कि नॉर्मल जो आपका ईसीजी ग्राफ होगा, नॉर्मल जो आपका ईसीजी ग्राफ होगा, ये है ईसीजी ग्राफ। नॉर्मल जो आपका ईसीजी ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में नॉर्मल, अगर आप स्वस्थ हो तो आपको ईसीजी का ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। अगर इसमें कोई आपको विकृति नजर आती है, इस ग्राफ में कोई विकृति नजर आती है, तो आप कह सकते हो, या डॉक्टर साहब को कहता है कि आपको हृदय से संबंधित कोई ना कोई आपको डिजीज हो सकता है, कोई ना कोई आपके हृदय के अंदर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है, ठीक है। तो ये आपको अब जिंदगी हम जी रहे हैं, तो जिंदगी में कभी उतार, कभी चढ़ाव, फिर उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ये चलता रहता है। अगर आप चाहते हो कि हमारी जिंदगी में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईसीजी ही हमें इस चीज का ज्ञान दे देती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। ईसीजी में अगर ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है, ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब मौत होता है। तो ये आपको ईसीजी वाला डायग्राम जरूर याद रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या बातें हैं इसमें। अब हृदय ये कह रहा है द्विसंचरण क्या है? द्विसंचरण, वैसे तो कोई अब इसमें खास बातें नहीं है। रक्त अन्य द्विसंचरण के बारे में बात करें तो देखते हैं, इसका कलर चेंज करें, चलो कर लेते हैं। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनी, धमनी व शिराओं में बहता है। बिल्कुल भाई, ये कह रहा है कि रक्त होता है वो एक निर्धारित मार्ग से, ऐसे नहीं है किधर भी चला जाएगा, नहीं, उसका एक निर्धारित मार्ग होगा, वो रक्त वाहिनियां जैसे धमनी और शिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा 3 परतें होती हैं, मूल रूप से धमनी और शिरा में 3 परतें होती हैं। अंदर की परत शल्की, अंतराच्छादीय उत्तक, अंतर संकुचक, चिकनी पेशियों व लचीले रेशे मध्ययुक्त कुंचक और कोलेजन रेशे से युक्त संयुक्त बाह्य संकुचक शिराओं में मध्य कुंचक अपेक्षाकृत पतला होता है। यानी कि इसमें 3 प्रकार की इस प्रकार सी परतें होती हैं धमनी और शिराओं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने नीलिया द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुस धमनियों में जाता है। दाहिने नीलिया यानी कि नीलिया नीचे
वो रक्त कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। लो भी दायां नीला बनाकर इसे भेज देता हूं मैं फुफ्फुस धमनी में। ठीक है, फुफ्फुस धमनी में जाता है, जबकि बाएं नीले से निकला हुआ रक्त महाधमनी में। ये जाएगा फुफ्फुस धमनी में यानी कि अशुद्ध रक्त, और ये जाएगा महाधमनी में यानी कि शुद्ध रक्त। ठीक है, महाधमनी में, जबकि बाएं नीले का रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है। अब कह रहा है कि इसको फुफ्फुस धमनी यानी कि ये तो CO2 जनित है। फुफ्फुस शिरा की बात करें यानी कि आलिंद, फुफ्फुस शिरा, ये आ गई आपकी फुफ्फुस शिरा। यहां से O2 जनित रक्त होता है, वो आपका कहां पर आता है? शिराओं से होता है, बाएं आलिंद में आता है, यानी कि यहां पर बाएं आलिंद में आ गया है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं, केशिकाओं में होता हुआ ऊतकों तक जाता है। अब ये धमनी से होता हुआ ऑक्सीजनित रक्त कहां चला जाएगा? ऊतकों में चला जाएगा। वहां से ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रहित रक्त यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त शिरा, शिराओं और महाशिरा से होता हुआ दाहिने आलिंद में आता है, और यहां पर आएगा आपका दाहिने आलिंद में रक्त आ गया अशुद्ध रक्त। ये क्रमबद्ध परिसंचरण है, जो क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, O2 हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर इस साइड हो रहा है शुद्ध रक्त का वहन और इस साइड हो रहा है अशुद्ध रक्त का वहन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दो प्रकार के स्टेप चलते हैं। यह एक अनूठी संवेदन हार्नाल और यकृत के बीच उपस्थित होती है, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण हिप्पोकैम्पल सिस्टम कहते हैं। यकृत निवाहिका शिरा रक्त को पहले वह क्रमबद्ध अंतर से यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। यानी कि दो अलग अलग स्टेप में ये रक्त बहता है, तो इसलिए हम इसे द्विपरिसंचरण रक्त है वो कहते हैं। इस डायग्राम से आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी, ध्यान से देखना। ये है आपका फेफड़ा, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका फेफड़ा, यहां से शुद्ध रक्त जाएगा फुफ्फुस शिरा के द्वारा, किसमें गया? दाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में। अब ये बाएं नीले से रक्त होता हुआ कहां पर जाएगा? ध्यान से देखोगे तो अब यहां से ये रक्त जाएगा इधर वापस, इधर इधर लिया, ऊतकों तक पहुंचा दिया, ऊतकों से वापस हृदय में और हृदय से वापस फेफड़ों में। तो हृदय क्या करता है? रक्त को पंप करता है। तो ये आपका फेफड़ा, ये फुफ्फुस शिरा, ये पृष्ठ महाधमनी, ये आपका शरीर अंग या कोशिका, ये आपकी हो गई शिरा, ये होगी आपकी महाशिरा, और ये होगी आपकी फुफ्फुस धमनी। यहां पर देखो फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी एक दूसरे का उल्टा है। बाकी महाधमनी, धमनी शुद्ध रक्त का वहन, शिरा अशुद्ध रक्त का वहन, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का वहन, फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, अब उसके बारे में एक दो बातें और हैं, वो और देख लेते हैं। हृदय क्रिया का नियमन, तो नियमन भी सीधी सी बात है, मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है। चलिए इसको देखते हैं। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतर्मित होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक नोडल ऊतक द्वारा स्वनियमित होते हैं। यानी कि हृदय का नियमन कौन करता है? नोडल ऊतक करते हैं। इसलिए हृदय को पेशी जनक मायोजेनिक कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं, यानी कि पेशी जनक कहते हैं। हृदय का नियमन कौन करता है? नोडल ऊतक करते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय क्रियाओं को सम्मित किया जाता है। यानी कि हृदय की क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, याद रखना है। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिका संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ देते हैं, वे नीले संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिका यानी कि अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय की दर को बढ़ाते हैं, जबकि परानुकंपी तंत्रिका संकेत हृदय स्पंदन दर को, गति को कम करते हैं, अतः हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवृक्क अवस्था एड्रिनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ाता है। जब ग्रंथियां पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब है हृदय से संबंधित कुछ बीमारियां। उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, सुना है सभी ने। इसमें क्या होता है? अति तनाव होता है। अति तनाव या हाई ब्लड प्रेशर रक्त तनाव की अवदावस्था, जिसमें
रक्तचाप सामान्य 120, नॉर्मल वीपी की जो हमारी अवस्था होती है वो 120/80 होती है। कितनी होती है? 120/80। अगर इससे मापदंड से 120 mmHg ये दाब होता है रक्त का, को प्रकुंचन या पंपित दाब mmHg को अनुशीतलन विराम काल सहज दाब कहते हैं। यदि इसी को सहज दाब से बार बार मापने पर व्यक्ति 140/90 से अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? 140/90। ये आपको याद रखना है। 140/90 है तो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, जो हृदय की बीमारियों को जन्म देता है, जिससे बहुत से अंग प्रभावित होते हैं। उसके बाद में है हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथिरोकंठीय या एथिरोस्क्लेरोसिस के रूप में संबंधित किया जाता है, जिसको बोलते हैं CAD, जिससे हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा व अन्य रेशियो तक जमा होते हैं, जिससे धमनी का अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो रक्त धमनियों में कैल्शियम और वसा का जमाव हो जाता है, जिससे कि रक्त धमनियों का जो मार्ग होता है वो संकरा हो जाता है और हृदय को रक्त को चलने में प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रकार को बोलते हैं हृदय धमनी रोग। उसके बाद में एंजाइना, हृदय शूल, इसको एंजाइना पेक्टोसिस, हृदय शूल पेक्टोसिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, यानी कि जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तब सीने में दर्द होता है। एंजाइना की पहचान है हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, यानी कि यह स्त्री और पुरुष दोनों में किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था और वृद्धावस्था में यह सामान्यतः होता रहता है। इसके बाद में हृदयपात या हार्ट फेलियर, हार्ट फेल होना, ठीक है, वो क्या है? हृदयपात वह अवस्था जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न अंगों की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। हृदय क्या करता है? प्राप्त आवश्यकता अनुसार पंप नहीं कर पाता है ब्लड को। इसको कभी कभी संकुचित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुचन हो जाना ही उस बीमारी का मुख्य लक्षण है। हृदयपात ठीक करने के हृदयघात की भांति नहीं होता। हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी का रक्त अचानक अप्रत्यय बंद हो जाता है। यानी कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों अलग अलग हैं। हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट फेलियर में होता है हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है। हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है तो वो बोलते हैं हार्ट फेलियर। और हार्ट अटैक में क्या होता है? हृदय की धड़कन ही रुक जाती है। दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हमारा हृदय वाला टॉपिक होता है पूरा, और परिसंचरण वाला भी पूरा। क्वेश्चन आपको करने हैं, क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें पहले में रक्त के संगठित पदार्थ का वर्णन कीजिए, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के प्रोटीन का बताना है, मिलान करें, ठीक है। अब इसको देखते हैं थोड़ा, मिलान आप कैसे कर सकते हो कि सर्वदाता, सर्वग्राही, सर्व अदाता, तो ए बी रक्त समूह होता है, ठीक है। आरबीसी क्या काम करती हैं? आरबीसी करती हैं प्लेटलेट्स, रक्त जमाव का काम करती हैं। उसके बाद में गैस परिवहन का काम आरबीसी करती हैं, ठीक है। और इसिनोफिल्स ये आपका करती है संक्रमण प्रतिरोधन और प्रकुंचन, हृदय संकुचन। इस तरह से आप इसको मिला सकते हो। रक्त एक संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है बताना है भाई। लसिका और रुधिर में अंतर बताना है, दोहरा परिसंचरण बताना है, रक्त व लसिका में अंतर, खुला व बंद परिसंचरण, पी तरंग टी तरंग के बारे में बताना है। हृदय को मायोजेनिक क्यों कहते हैं, एसए नोड, एवी नोड, हृदय चक्कर, हृदय निकास, हृदय धमनियों की व्याख्या यानी कि लब डब के बारे में बताना है। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये अपना हृदय वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। कल हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा है, या तो मस्तिष्क वाला होगा और या उत्सर्जन वाला। तो इस टॉपिक को देखने से पहले रक्त परिसंचरण आप पूरा देख के आइए। अगला टॉपिक देखने से पहले जो मैंने आपको यूट्यूब पर नॉर्मल बोर्ड पर आपको टॉपिक करवाया वो आप पूरा देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं फटाफट यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पर करवा चुका हूँ इससे भी ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।